नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि शिफ्ट 2 पर आधारित है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम कुछ बिंदुओं को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको आइडिया लगेगा कि यूजीसी एनटीए नेट किस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है, किस यूनिट से हमें कैसे पढ़ना है, कठिन प्रश्नों को कैसे हल करना है, या फिर आप जून 2024 या फिर दिसंबर 2024 और आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी के मूल्यांकन का भी आपको यहाँ पर अवसर मिलेगा। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर आप इस परीक्षा में पहले भी बैठे होंगे, कुछ नंबरों से आपका क्वालिफाइंग नहीं हुआ होगा, तो आप अपने गलतियों को भी यहाँ पर सुधार सकते हैं। और किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पेपर को देखकर आइडिया लगाना है, पैटर्न को समझना है, कठिन प्रश्नों को देखकर हड़बड़ाना नहीं है और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना है। पहले ही इस परीक्षा में आप बैठ चुके हैं, तो उन गलतियों को दोबारा रिवाइज नहीं करना है या फिर दोहराना नहीं है। तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है काका कालेलकर, महादेव गोविंद रानाडे, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो इन विकल्पों के आधार पर हमें बताना है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो लिपि सुधार समिति गठित की गई थी, उसके संयोजक कौन थे? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, पहला ऑप्शन सही जवाब है, काका कालेलकर इस समिति के संयोजक थे। और ये समिति गठित की गई थी सन 1935 ईस्वी में। अगर आप यूनिट 1 की प्लेलिस्ट देखेंगे, तो वहां पर हमने हिंदी भाषा और उसका विकास नाम से सिलेबस के अनुसार वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं, प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, जो कि आपके लिए आगे की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल तो हमने कर लिया, लेकिन आगे के लिए हमें इसी प्रश्न से कुछ अन्य प्रश्नों को निकालना है। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि 1935 में लिपि सुधार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और इसके संयोजक कौन थे? तो काका कालेलकर थे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आगे इन्हीं विकल्पों में से या फिर प्रश्नों में से नए प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्रश्नों को देखना है और विकल्पों को देखना है। सही उत्तर आपके दिमाग में आ गया कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर दो दो बार आ रहा है, तो हम एक ही बार यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा सवाल है कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। यहाँ पर नहीं पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब ऑफलाइन एग्जाम होने जा रहा है। तो एक बार आप अपने पेन से या फिर पेंसिल से इसको जरूर इस तरीके से अंडरलाइन कीजिए, ताकि आपका दिमाग उधर कंसंट्रेट रहे। नहीं तो कई बार दिमाग अपने से प्रश्नों को रीड करता है और गलत उत्तर तक हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। तो इसका जवाब आपके मन में आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पूर्वी हिंदी, जिसका उद्गम हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और जैसा कि आप जानते हैं कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से कई तरीके की भाषाएं निकली हुई हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। और भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे, हमने इस पर वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है कि कुल अपभ्रंश के कई भेद किए गए और उसमें से कुछ कुछ भाषाएं निकली हुई हैं जो आगे चलकर हिंदी की उपभाषाओं के तौर पर हम पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जो सही जवाब था वो ऑप्शन दूसरा है कि पूर्वी हिंदी का संबंध सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं है, बल्कि अर्धमागधी अपभ्रंश से है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हैं उनसे सवाल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सवाल राहुल साकृत्यायन की हिंदी काव्य धारा से पूछ लिया गया और उसकी भूमिका से। तो हम जब तैयारी करते हैं तो हमारा ध्यान
कम जाता है कि हिंदी काव्य धारा बहुत करेंगे तो इसका प्रकाशन वर्ष इत्यादि हम याद कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए एक दो सवाल इस तरीके के हो सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको विचलित करें। तो राहुल साकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर हेमचंद, स्वयंभू, सरहपा, गोरखनाथ। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि ऑप्शन दूसरा है। स्वयंभू को उन्होंने आदिकाल के रूप में हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। ठीक है, तो सही जवाब आप इसको अपने कॉपी पर आप जरूर नोट कर लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत न हो अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कुमार पाल प्रतिबोध इनमें से किस जैन कवि की रचना है? तो ये देखिए इजी क्वेश्चन है, इसको आपको बस धैर्य रख के सही जवाब तक पहुंचना है। ऑप्शन दिया गया है जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र, शारंगधर। तो कुमार पाल प्रतिबोध, तो देखेंगे आप कि नीचे के दोनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, एकदम से कट होने लायक है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, सोमप्रभ सूरी, जिनको कि कुमार पाल प्रतिबोध रचनाकार के तौर पर जाना जाता है। और हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आदिकाल पर प्रैक्टिस सेट करवाया है। काफी मेहनत से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव रूप में कराने की कोशिश की है। अभी आने वाले दिनों में उसको मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, तो देखेंगे ये प्रश्न आपको वहां पर दिख जाएगा। और हमने अंतर भी बताया है। इसी की तरह एक और रचना है कुमार पाल चरित। ठीक है, तो वो किसकी रचना है आप समझ गए होंगे। इन दोनों को आपको अलग अलग करके रखना है क्योंकि मिलती जुलती रचनाएं कई बार परीक्षाओं में संकट पैदा कर देती हैं और दिक्कत में बच्चे फंस जाते हैं। तो कुमार पाल प्रतिबोध याद कर लीजिए, सोमप्रभ सूरी द्वारा लिखी गई रचना है। और सोमप्रभ सूरी कैसे कवि हैं? जैन कवि हैं, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिए। यानी कि यहाँ पर जितने कवियों का नाम दिया गया है वो एक तरीके से जैन साहित्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियां अष्टछाप के किस कवि की हैं? यानी कि आपको परीक्षा से पहले अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो भी उनकी पंक्तियां दी गई उन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए। तो ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है किसके द्वारा लिखी गई है हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन है नंददास। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो। नंददास द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। ये अष्टछाप के कवि के तौर पर तो है नंददास, लेकिन किसके शिष्य रहे ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। जितने भी यहाँ पर दिए गए सभी के गुरु कौन थे और पंक्तियां जरूर एक बार आप रिवाइज करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को हल करते समय यही आइडिया आपको लगाना है कि सवाल आखिरकार कहां से उठ रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं, ऐसे जो पापी जन हैं तो महाडेरवानी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। यह गद्यखंड खड़ी बोली के किस आरंभिक गद्यकार का है? तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से इस पंक्ति को आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी पंक्ति शुरुआती हिंदी की दिखाई पड़ रही है, खड़ी बोली के रूप में दिखाई पड़ रही है, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। तो पहले तो मान लीजिए पूछा जाए कि ये किस काल की है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आधुनिक काल, और खासतौर से भारतेंदु युग से थोड़े से पहले की ये पंक्ति। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आरंभिक गद्यकार कौन है? ऑप्शन दिया गया इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, लल्लू लाल। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है सदल मिश्र द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता के हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। सदल मिश्र द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज या फिर लल्लू लाल,
कि पंक्तियों को भी आप खास तौर से ध्यान में रखिए। ये पंक्तियां आपको कहाँ मिलेंगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में और हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में ये पंक्तियां मिल सकती हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी इन किताबों को अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, मुक्तिबोध ने साहित्य की हर विधा को इतना तोड़ दिया है कि रचना स्वयं अपने मूल्यों को ललकारने लगती है, कविता बढ़ते बढ़ते डायरी हो जाती है और डायरी चलते चलते कहानी हो जाती है। मुक्तिबोध के रचना शिल्प के बारे में यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यहाँ पर स्पेशली आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध को केंद्र में रखते हुए साहित्यकार का कथन है। ऑप्शन दिया गया अशोक वाजपेयी, नेमित चंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मुक्तिबोध की जो साहित्यिक की डायरी आपके पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए बात कही गई है कि मुक्तिबोध साहित्य की हर विधा को तोड़ देते हैं। ये पता ही नहीं चलता है कि कब वो विधा कविता के रूप में है, कब वो डायरी बन जाती है, कब वो कहानी बन जाती है, यानी कि ये स्पष्टता नहीं होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसने इस बात को कहा हुआ है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है श्रीकांत वर्मा। ठीक है, ऑप्शन चौथा है श्रीकांत वर्मा। और आप देखेंगे कि जितने भी नाम दिए गए इसमें, ये सभी मुक्तिबोध विशेषज्ञ के तौर पर, अशोक वाजपेयी ने मुक्तिबोध पर कविता लिखी है, उनको उन्होंने कहा भयानक कविता के कवि हैं ये। नेमित चंद्र जैन ने मुक्तिबोध रचनावली नाम से किताब ही लिखी। शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी जो चांद का मुंह टेढ़ा है उस किताब की भूमिका लिखी। श्रीकांत वर्मा मुक्तिबोध के काफी अच्छे दोस्त भी रहे। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए जनता के चित्तवृत्ति पर प्रभाव डालने वाली किस परिस्थिति का जिक्र नहीं किया है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तभी अच्छे से दे पाएंगे जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार आप बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब पढ़ लेंगे, आप परीक्षा को पास कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं कि कहां से पूछे जा रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही सीधे सीधे उठाए जा रहे हैं। और आपको वो जो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू की थी और आगे हम उसको कंप्लीट भी करेंगे, तो आप देखेंगे ये सारे प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे। इसका लिंक मैं वहां पर डाल दूंगा, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। उन्होंने कुछ परिस्थितियों का जिक्र किया है, जिसमें राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांप्रदायिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र किया है। तो इसमें से हमें बताना है कि किसका जिक्र नहीं किया है। इस चीज को आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र उन्होंने नहीं किया है, राजनीतिक किया है, सामाजिक किया है और सांप्रदायिक किया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो गया वो आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगड़ी के रचयिता है। रस तरंगड़ी के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया जगन्नाथ, विश्वनाथ, भानुदत्त, जयदेव, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस रचना का जिक्र किया गया वो रचना रस सिद्धांत से जुड़ी हुई है। अब हमें बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा, भानुदत्त द्वारा लिखी गई रचना है रस तरंगड़ी, ठीक है। जगन्नाथ की रचना कौन सी है, विश्वनाथ की रचना कौन सी है, जयदेव की रचनाएं आप अपने दिमाग में जरूर रखिए, ताकि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रचनाएं आनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहां पर कि शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु शक्ति के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? यहां पर हमें बताना है कि किस आचार्य का ये कथन है। ऑप्शन दिया गया भट्टतौत, रुद्रट, मम्मट, जगन्नाथ। तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने तो इसको पढ़ा था कि ये काव्य हेतु के रूप में मम्मट ने इसको लक्षण इसकी परिभाषा दिया हुआ है कि शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप काव्य हेतु के रूप में शक्ति को उन्होंने परिभाषित किया है।
ठीक है, तो ये कथन किसका हो गया? मम्मट का हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहां पर पूछा गया कि अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया स्कॉट जेम्स, प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, बूचर, नगेंद्र। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है और जितने भी इसमें नाम दिए गए सभी अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा की है और उसके आधार पर इन्होंने अपनी बातें की हैं। ठीक है, तो अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति या व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। हमने अनुकरण प्लेटो का भी पढ़ा है और अरस्तु का भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पर उसकी समीक्षा करते हुए यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो जिस व्यक्ति का यह कथन है उसका नाम इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को यूजीसी एनटीए नेट ने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन आपके दिमाग में आ गया होगा कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो देखेंगे तो याट्स नाम के एक विद्वान है जिनका ये कथन है, उन्होंने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की समीक्षा की है। अब ये क्वेश्चन बना कहां से? ये क्वेश्चन सीधे सीधे विकिपीडिया से उठा लिया गया है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, वहीं से आप तमाम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की किताबें पढ़ेंगे, आपको वहां कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए आइडिया आपको लग रहा होगा धीरे धीरे कि प्रश्न आखिरकार बन कहां से रहे हैं। जहां से मन कर रहा है वहीं से क्वेश्चन को उठा लिया जा रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो कल्पना के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया क्रोचे, टीएस इलियट, कॉलरिज, आईए रिचर्ड्स। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आईए रिचर्ड्स का है कि कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान होती है। आई रिचर्ड्स का आप देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले आलोचना को मनोविश्लेषणवाद से जोड़ा है, मनोविश्लेषण से जोड़कर देखने की कोशिश की है। पहली बार इन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से आलोचना का अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, आलोचना को मनोवैज्ञानिक रूप से देखने का प्रयास किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कल्पना के बारे में भी उनका कथन है कि कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान होती है। मन की बार बार चर्चा आ रही है, तो ये आपको एक की पॉइंट है। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या है? आइए रिचर्ड्स है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला? ऑप्शन दिया गया पंडित बद्रीलाल, पंडित वंशीधर, पंडित श्रीलाल, राजा शिव प्रसाद। तो भारत खंडामृत और आबे हयात नाम से हिंदी उर्दू, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर पत्र हैं, हिंदी और उर्दू के पत्र हैं, किसने निकाला था ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा है, पंडित वंशीधर नाम के जो संपादक थे, उन्होंने भारत खंडामृत और आबे हयात नामक हिंदी उर्दू का पत्र निकाला था। तो आगे के लिए इसको बिल्कुल ध्यान में आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने पीएचडी उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर अपने पीएचडी कहां से किए थे? ऑप्शन दिया गया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। तो आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार अंबेडकर जी, जिनका की नाम हम अक्सर जानते हैं, और तो इन्होंने पीएचडी कहां से किया? सही जवाब है इसका कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पीएचडी की हुई थी। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ गया कि किस इकाई से सवाल पूछा गया है। यूनिट 4 का ये सवाल है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नव जागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता, संस्कृत अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। यह कथन किस
इतिहासकार का है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आत्मचेतस, भारतीय नवजागरण, अस्मिता, भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु के संदर्भ में बात कही गई है कि भारतेंदु ने आत्मचेतस का भाव तो संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, यही चेतना भारतीय अस्मिता, सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। भारतेंदु ने इसी आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। अब जैसे आप इस कथन को पढ़ेंगे आत्मचेतस, समष्टि चेतस, तो आप एकदम से हड़बड़ा जाएंगे कि ये कैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और आपको ये किसी नोट्स में या ऑनलाइनर किताबों में पढ़ने के लिए तो पढ़ लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं पीडीएफ बहुत ज्यादा इधर उधर देने की कोशिश नहीं करता हूँ। आत्मचेतस का संबंध किससे है? व्यक्ति से। और समष्टि का संबंध किससे है? समाज से। जब व्यक्ति अपने निजी हितों से उठकर समाज के बारे में सोचता है, तब वो एक तरीके से अपने व्यक्तित्व का विस्तार करता है, लोगों के काम में आता है। तो ये आत्मचेतस, समष्टि चेतस से आपको भड़कने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी देखेंगे भारतीय नवजागरण में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ढेर सारे, तो उन लोगों ने अपने व्यक्ति के निजी हितों से उठकर समाज के बारे में सोचा है, तब हम आज उनको याद करते हैं। कुछ कुछ बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी यही है, जुड़ी हुई हैं। तो ये बात किसने कही है? उम्मीद है कि प्रश्न को आप समझ गए होंगे और हम आंसर तक जरूर जाएंगे कि ये बात किसने की। सही जवाब है बच्चन सिंह। यानी कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के साथ साथ बच्चन सिंह के भी इतिहास ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन दोनों इतिहासकारों पर हमने विस्तार से अपने चैनल पर बात की है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोगों के पास समय प्रबंधन किस टाइप का है मुझे बिल्कुल पता नहीं है, और क्योंकि हमारा तो काम है आपको गाइड करना, आपको चेतस करना, आपके अंदर चेतना भरना, बाकी आप सभी के हाथ में है। कुछ बच्चों को लगता है कि पूरा नोट्स मिल जाता तो मैं इस एग्जाम को क्रैक कर जाता, जो कि उनका भ्रम हो सकता है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। किसी का नोट्स अगर इतना फेमस हो जाता तो शायद आज पढ़ने और पढ़ाने वालों की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? तो ये देखिए, ये भी इकाई 4 से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है और ये आप कितना भी इधर उधर किताबें पढ़ेंगे, ये आपके लिए एकदम से नया प्रश्न हो सकता है और परेशान करने वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है, कहा गया कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा, मुनरो ने कहा, हंटर ने कहा, या फिर विलियम जोन्स ने कहा? किसने इस बात को कही हुई है? तो ये बात कही है हंटर ने, इस बात को कही है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो आगे के लिए इसको जरूर ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है पूछा गया कि घनानंद की काव्य पंक्ति काहू कल्पाय है, सु कैसे कल्पाय है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। ठीक है, तो ये पहले तो ध्यान में रखना है कि ये घनानंद की पंक्ति है। अब पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है, दो शब्द बार बार आए, कल्पाय है और कल्पाय है। एक को तोड़ दिया गया, एक को जोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो बार शब्द आया और दोनों का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन तीसरा होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं है। ये पंक्तियां किसकी हैं आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मैंने इसीलिए यूनिट 5 पर काफी मेहनत करके वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। मैं भी चाहता तो कहानी पढ़ाता, उपन्यास पढ़ाता, अन्य गद्य विधाओं को पढ़ाता, इधर उधर की बातें करता, लेकिन मुझे पता है कि पहले टेक्निकल चीजों को आप समझेंगे तब आप इस परीक्षा में मजबूती से कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। और पंक्ति पे आधारित जो क्वेश्चन दिया गया है, जब तक आप कविता को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया कि इस गीत में कौन सा काव्यांश नहीं है? ऑप्शन दिया गया अखंड सुहागिनी, आत्मदीप चांदनी, सुनहली दामिनी, कुलहीन प्रवाहिनी। तो इसके आधार पर हमें बताना है
कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए दिया गया है काव्यांश में अखंड सुहागिनी कहा गया है, ठीक है। आत्मदीप्त चांदनी का जिक्र नहीं किया गया है, सुनहली दामिनी भी कहा गया है, कुलहीन प्रवाहिनी भी कहा गया है। वो जाकर वीडियो आप देखेंगे, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, तो हमने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने में छोटा प्रश्न लग रहा है, लेकिन काफी बड़ा प्रश्न है और नहीं आएगा तो फिर तुक्का ही आपके सहारा में आ सकता है। अगला प्रश्न है कि धूमिल की नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन कविताएं किस संग्रह में। तो आप देख रहे हैं कि लगातार यूनिट 5 से यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन नाम की जो भी कविताएं हैं किस संग्रह में। तो हमने धूमिल पर भी विस्तार से बातचीत की है, न सिर्फ कविताओं को लेकर बल्कि उनकी व्याख्याएं भी हमने की हुई है। ऑप्शन दिया गया है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जलसा घर, ठीक है। तो इन सभी रचनाओं में ये जो कविताएं लगी हुई हैं किस संग्रह में, हमें इसको बताना है, ठीक। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ये सभी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। तो आप अपने नोटबुक पर एक जगह लिख लीजिए, ऐसे बारी बारी से तीनों कविताओं का नाम लिख लीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि झूठा सच के पहले खंड वतन और देश में भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नामों का सही युग्म क्या है। बसंत कौर कांता, ज्ञान देवी सतवंत, ईश्वर कौर, ज्ञान देवी दुर्गा, ईश्वर कौर। तो पहले तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि झूठा सच उपन्यास से इन पंक्तियों को लिया गया है, इन मतलब कार्यकर्ताओं के नामों को लिया गया है, और वो है वतन और देश से, यानी पहले खंड से। कई बार जैसे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर झूठा सच तो 2 खंडों में है, तो हमें दोनों पढ़ना है कि एक पढ़ना है, क्या करना है। तो सिलेबस में तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं किया कि क्या पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला खंड जरूर आप पढ़कर जाइए, वहां से सवाल ज्यादा आने के चांसेस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, ईश्वर कौर ज्ञान देवी, जो कि भोला पांधे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ताओं के नाम है, ईश्वर कौर और ज्ञान देवी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, क्योंकि 2 बार प्रश्न पूछा गया इसलिए मुझे ज्यादा कर्सर को घुमाना पड़ रहा है। पूछा गया कि गोदान के अनुसार विमेन्स लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाले पात्र का नाम है। मेहता जी जो कि प्रोफेसर के तौर पर इस उपन्यास में आए हुए हैं। विमेन्स लीग, आज देखें तो महिला लीग उसको कहा जा सकता है, उसके आधार पर यहाँ पर मेहता जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वहां पर उनके विचारों का प्रतिवाद यानी कि उस पर कुछ टीका टिप्पणी करने वाला एक पात्र है, वो कौन है वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया राय साहब, मिर्जा साहब, मिसेज खन्ना, सरोज, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है कि जो सरोज है ये इसका क्या करती है, प्रतिवाद कर देती है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री का नाम क्या है। तमस उपन्यास आ गया भीष्म शाहनी का, यहाँ पर उसमें हरनाम सिंह और बंतो को घर में शरण देने की बात की गई है, कि कौन सी स्त्री है जो कि शरण दी है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया अकरा की मां लाजो, रमजान की मां राजो, एहसान अली की मां नूरी, मुराद अली की मां साजिदा। तो इन सभी के आधार पर हमें सही जवाब का देना है। सही जवाब है इसका रमजान की मां राजो, जो है उसने हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में रखा है या फिर उनको छिपा कर रखा है। अब देखिए इस प्रश्न के माध्यम से अब अकरा की मां लाजो को भी ध्यान में रखिए, एहसान अली की मां नूरी, इन सबको ध्यान में रखिए। मैं भी अभी रमजान की मां राजो से आ गया है, हो सकता है कि आगे अन्य पात्रों से आ जाए, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि अमृतसर आ गया
कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? तो जब तक इस कहानी को आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। अमृतसर आ गया, क्योंकि भीष्म साहनी की ही कहानी, ऊपर भी आप देख रहे हैं कि भीष्म साहनी से ही पूछा गया, और यहाँ पर भी पूछा गया कि स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई, यानी कि और लोग शांत हो गए, गंभीर हो गए, किस स्टेशन के बाद? ऑप्शन दिया गया अमृतसर, वजीराबाद, जेहलम, हरबंसपुरा। ठीक, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है वजीराबाद स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी क्या हो गई? गहरी हो गई। इस वजीराबाद स्टेशन को जरूर ध्यान में रखिए, और कहानी में पढ़ते हुए जितने भी स्टेशन आए हुए हैं उन स्टेशनों के नाम को भी अगर ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि किस स्टेशन का नाम इन विकल्पों में नहीं है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि इंसान जिंदा इसलिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी के किस पात्र का है? यह हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, हर्बर्ट, लतिका। तो किसका ये है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है कि डॉक्टर मुखर्जी का कथन है कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न दो बार है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। पिता कहानी के पिता ने किन दो पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए? पिता कहानी, ज्ञान रंजन की कहानी पिता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन सी वो दो किताबें हैं जिनको पढ़ने में 35 वर्ष काट दिए थे। ऑप्शन दिया गया रामायण महाभारत, गीता विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् गीता, रामायण और गीता। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर कि रामायण और गीता, इन दोनों पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते पिता कहानी के जो पिता है उन्होंने अपने जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। अभी भी आप अपने आसपास में लोगों को देखते होंगे कि रामचरितमानस का पाठ करते करते कई लोग 35 या 65 वर्ष भी पूरा कर दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़कर देखना है। कहानी है तो कहानी में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आपको एक आइडिया जरूर यहाँ पर मिल रहा होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती है? तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसी कहानी है जो कि पहली कहानी के दौड़ में शामिल रही है। उसमें मुख्य पात्र के तौर पर एक विधवा महिला और उसकी एक बच्ची भी है। ठीक है, तो जो भी मिट्टी ले रही है वो किस उपयोग के लिए ले रही है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो ऑप्शन जो दिया गया है कि पौधे लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए, चौका तैयार करने के लिए। तो किस चीज के लिए वो मिट्टी ले रही है, आप कहानी को जरूर याद कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, चूल्हा बनाने के लिए वो एक टोकरी भर मिट्टी का उपयोग करना चाहती है। ठीक, ये भी हृदय परिवर्तन पर आधारित कहानी है। शुरुआती दौर में आदर्शवादी कहानी के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, और ये खास पत्र में ये छपी हुई थी, पत्रिका में। ये भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है। हमने सब कुछ एक शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, आप अपने बेस को मजबूत करने के लिए जरूर देखिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वह किसकी बदौलत, किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो बकरी नाटक शशधर सक्सेना का ये नाटक, और यहाँ पर उसी से ये कथन उठाया गया है। किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है सिपाही, दुर्जन, कर्मवीर, युवक। तो पहले तो इस नाटक के माध्यम से इसमें आए हुए पात्रों को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए कि भाई ये पात्र इस नाटक से जुड़े हुए हैं। ये बात किसने कही है? ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। दुर्जन नाम का जो पात्र है उसने कहा कि बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वह किसकी बदौलत है, किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया।
इसमें इस नाटक में आप देखेंगे कि गांधीवाद को भी दिखाया गया है, गांधी के विचारों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का और कितने अंकों में बटा हुआ है? यहां पर देखिए चतुर्थ अंक को टारगेट करके सवाल पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक या फिर जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं वो अंकों के साथ साथ दृश्यों में भी बटे हुए हैं। तो अब आगे जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो हर अंक में कितने दृश्य हैं इनको भी आप जरूर एक बार नोट करके जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप इसी तरीके से सवाल पूछा गया है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि चतुर्थ अंक में कितने दृश्य हैं, ऑप्शन दिया गया 14, 15, 13, 12। सही जवाब है कि 14 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अंकों में किस तरीके से कितने दृश्य हैं उनको आप आगे के लिए ध्यान में रखें, और मैं भी इस एंगल से जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। तो इस प्रश्न को आप कहां से पा सकते हैं? जब आप अंजो दीदी नाटक की भूमिका पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसलिए वन लाइनर किताबों के पीछे या फिर कोई ऐसा मंत्र आपको मिल जाए उसके पीछे भागेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। इसलिए मूल किताबों को पढ़ते हुए किताबों को आगे पीछे दोनों तरफ देखने की जरूरत है। तो अंजो दीदी नाटक का जो मंचन किया गया वो किस नाम से किया गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रंगभूमि नाम से किया गया है, ठीक है। और इसके निर्देशक के तौर पर थे श्री राज जोशी। सही जवाब है ऑप्शन पहला। हालांकि ऑप्शन दिया गया था राज जोशी, सत्येंद्र शरत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, कमलेश्वर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पहला ऑप्शन है श्री राज जोशी। कब हुआ था ये सब यहाँ पर प्रश्न में ही तथ्य दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। यह प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ये देखिए यहां पर सवाल पूछ लिया गया अंधेर नगरी से। ऑप्शन दिया गया परमानंद श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश मिश्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इस नाटक की जो भी समीक्षा किया होगा कौन इसमें किया है? सही जवाब इसका ऑप्शन दूसरा, सत्यप्रकाश मिश्र नाम के जो आलोचक हैं। इन्होंने अंधेर नगरी नाटक का मूल्यांकन करते हुए इस बात को कहा कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। ये बात किसने की कही? सत्यप्रकाश मिश्र। और सत्यप्रकाश मिश्र का जो संबंध रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए थे, इन्होंने इसकी समीक्षा की है। ठीक, तो इस तरीके से हमने दिसंबर 2023 के 30 प्रश्नों का जिक्र किया है। आगे हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे, 2-3 खंडों में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पूरा करने में टाइम भी लगता और कई बार आप लोग बोर भी हो जाते हैं और समझने में भी दिक्कत होती है। इसलिए हमने सोचा कि उतना ही पैर फैलाएंगे जितना कि हमारी चादर लंबी है और आप उससे बोर भी ना हो। तो इन प्रश्नों के माध्यम से हमारी कोशिश ये रही कि आप देख लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं। दिशा जानना काफी जरूरी है। तो उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे ये पेपर कंटिन्यू रहेगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।